मॉर्निंग एवरीवन, मैं शिवानी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आईएएस पॉइंट में। आई होप आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आपको पता है हमने लास्ट वीडियो में क्या जानने की कोशिश करी थी और क्या क्या हमने समझने की कोशिश करी थी। तो हमने लास्ट वीडियो में जाना था कि मिट्टी के स्तर कौन कौन से होते हैं, मिट्टी के प्रकार क्या होता है, देन मिट्टी के जो गुण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। आई होप ये सारे टॉपिक आप सभी के काफ़ी अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे, क्योंकि आप लोग तो इतने अच्छे हो, आप लोग इतने इंटेलिजेंट हो, आप लोग तो वीडियो को एंड तक देखते हो ना, तो इसीलिए आप लोगों को समझ में भी काफ़ी अच्छे से आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में क्लियर कर लेना। और आज का वीडियो आपको एंड तक देखना होगा, क्योंकि ये चैप्टर जो है काफ़ी आपका इंटरेस्टिंग है। आपका हर चैप्टर साइंस में आपका सारे चैप्टर इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मैं आपको सिर्फ पॉइंट वाइज पॉइंट बताती हूँ। मैं आपको बीच का जो इम्पोर्टेंट नहीं है वो मैं आपको नहीं बताती हूँ, ठीक है। जो आपका एग्जाम से रिलेट करता है उसी टॉपिक को मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। काफ़ी अच्छे से मैं समझाने की कोशिश करती हूँ, इसीलिए आपको वीडियो को एंड तक देखना है। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करें एंड वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप लोग हमें सपोर्ट करें, जिससे कि हम जल्दी जल्दी आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आएँ और आप लोगों को एक अच्छी एजुकेशन हम लोग दे सकें। आप लोग हमें इतना अच्छा मौका देना अच्छी एजुकेशन देने का, तो आप थोड़ा सा मौका और दीजिए और आप लोग हमें सपोर्ट करिए। हम आप लोगों के लिए अभी तो सिर्फ एनसीईआरटी हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं। एनसीईआरटी के बाद हम आपको स्टैंडर्ड बुक पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, लाइक द लक्ष्मीकांत है, आपका स्पेक्ट्रम है, ठीक है, नितिन सिंघानिया का आर्ट एंड कल्चर है। दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक फॉर यूपीएससी। तो इसीलिए आपको हमें सपोर्ट करना है और आप अच्छे से पढ़ते जाइए, और तब आप अच्छे से पढ़ते जाएंगे तो आपको सक्सेस भी काफ़ी अच्छे से मिलती जाएगी, ठीक है। तो गाइस आज की वीडियो को देरी ना करते हुए हम लोग इसको स्टार्ट कर देते हैं। एंड आई रिपीट अगेन, आपको वीडियो को एंड तक देखना है। सो लेट गेट स्टार्ट। आपको पता है मृदा में नमी भी होती है? नहीं पता होगा, मुझे भी नहीं पता था पढ़ने से पहले। कोई नहीं, आज इसको हम लोग इसको जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर मृदा में जो नमी ये बोल रहा है बुक में, आखिर इसका मतलब क्या है। आइए समझने की कोशिश करते हैं इसको। तो गाइस आप देखेंगे जो मृदा में नमी होती है वो किस प्रकार की होती है। क्या आप सभी जानते हैं कि मृदा में जो पानी होता है वो उसकी नमी को दर्शाता है। ये आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझ लेना है। आप देखेंगे कि अगर आप गर्मी के मौसम में कहीं बाहर जाते हैं, बाहर का मतलब ये नहीं कि आप घर से बाहर जा रहे हैं, आप दिल्ली जा रहे हैं, आप मुंबई जा रहे हैं, तो आपको ये नहीं समझना है। आपको ये समझना है कि आप घर से बाहर जा रहे हैं, कौन से इलाके में जा रहे हैं। आप जा रहे हैं जो खेत वाला इलाका होता है, ठीक है, जहाँ पे फार्मर्स होता है वो वर्क करता है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से यहाँ पे समझ लेना है। तो खेतों वाले जब एरिया में आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि खेतों से ऊपर की जो वायु होती है ना, तो वो एक तरीके से काम कर रही होती है वहाँ पे, एक तरीके से वो काँप रही होती है। ये आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझने की कोशिश करनी है। तो होता क्या है गाइस कि आप देखेंगे कि वो काँप क्यों रही है। मृदा के जो आप देखेंगे कि एक वाटर प्रेजेंट होता है, किसमें प्रेजेंट होता है, मृदा में, मिट्टी में पानी होता है। और पानी के होने के बाद क्या होता है कि वो एक तरीके से भाप बन के ऊपर की ओर उड़ जाता है, ठीक है। मोस्टली मृदा में नमी होती है और मृदा काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है, मिट्टी काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है हम लोगों के लिए। जो आप देखेंगे हर किसी भी जो फसल होती है, ठीक है, फसल की जो पैदावार होती है उसके लिए पानी की जो मात्रा होती है उसको एक तरीके से, अगर मृदा में पानी कम होगा तो आप लोगों को सिंचाई करनी पड़ेगी, हम लोगों को सिंचाई करनी पड़ेगी। जो भी किसान लोग होते हैं तो वो लोग क्या सिंचाई करते हैं और इसमें काफ़ी टाइम भी लगता है। काफ़ी सिंचाई करना काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होता है, जिससे कि फसल की जो पैदावार है वो काफ़ी अच्छे से हो जाती है, ठीक है। अगर उसको टाइम से पानी नहीं मिलता है तो जो फसल होती है ना वो बेकार हो जाती है और वो आगे नहीं बढ़ पाती है। ये आपको यहाँ पे अच्छे से समझना है। तो आप यहाँ पे काफ़ी सारी बातों को समझते हुए चलेंगे कि फसल के लिए क्या ज़रूरी होता है, किस तरीके से जो किसान है वो कितना मेहनत करके फसल की पैदावार को अच्छा करते हैं। तो गाइस आप देख पाएंगे कि अगर मृदा में नमी है, ठीक है, तो अगर नहीं होगी नमी तो वो लोग करेंगे क्या कि एक तरीके से वो सिंचाई करेंगे, ठीक है, टाइम टू टाइम सिंचाई करते हैं वो लोग।
अगर उसमें नमी है तो कम सिंचाई करनी पड़ती है। ये आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझ लेना है। तो कहने का मतलब यही था इस टॉपिक को बताने का आपका, कि मृदा में नमी होती है और नमी हम किसे बोलते हैं, ये मैंने आपको काफ़ी अच्छे से यहाँ पे समझाने की कोशिश करी। और जो जो लोग गांव में रहते हैं, ठीक है, जिनके पापा फार्मर्स हैं, तो लोगों को काफ़ी अच्छे से पता होगा सिंचाई वगैरह के बारे में। ये आप देखते हैं कि आप जो इतना अच्छा अच्छा टेस्टी टेस्टी खाना खाता है, वो किसकी वजह से खाता है? वो किसानों की वजह से खाता है। वो लोग इतनी मेहनत करते हैं कि फसल को उगाते हैं, देन उसकी इतनी केयर करते हैं, और फसल की केयर करने के बाद तब फसल इतनी अच्छी अच्छी होती है। तो उसकी वजह से ही आप लोगों के लिए इतना टेस्टी टेस्टी खाना आप लोगों तक पहुंच पाता है, और इतना टेस्टी टेस्टी खाना आप लोगों के लिए अवेलेबल रहता है। ठीक है, तो किसान एक तरीके से हमारी जो लाइफ है उसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है किसानों का। ये आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझ लेना है। अब हम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 9.6, ठीक है, मृदा द्वारा जल का अवशोषण। आपको अवशोषण के नाम से याद आया होगा, मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था अवशोषण के बारे में। ओ नो, आप लोग को हो सकता है कि माइंड से थोड़ा एक तरीके से माइंड आप कर लेते हैं कि अवशोषण क्या होता है। तो हम इसको जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो अवशोषण है वो क्या होता है, अवशोषण आखिर बोलते किसे हैं। ठीक है, तो आप देखते हैं गाइस कि जो मृदा होती है, दैट्स मीन जो मिट्टी होती है, मिट्टी भी पानी को अवशोषित करती है। किसको अवशोषित करती है? मिट्टी पानी को अवशोषित करती है। ये अवशोषण काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। क्यों होता है पता है आपको? क्योंकि इस अवशोषण के कारण ही जो मिट्टी होती है ना, उसकी जो फसल होती है वो काफ़ी अच्छी हो पाती है। ये आपको यहाँ पे समझ लेना है। आपको पता है गाइस, आप इसमें काफ़ी बार देखेंगे कि अब आप समझेंगे कि निकालना है मतलब किस तरीके से हम इसको निकालेंगे, किस तरीके से वो अवशोषित करती है। तो आपको यहाँ पे इसको एग्जाम्पल समझना होगा। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि एमआर जो जल का द्रव्यमान है, ठीक है, और फिर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सेकंड वाला पॉइंट, ठीक है, कि अवशोषित जल का जो प्रतिशत है वो हम किस तरीके से निकालेंगे। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं u माइनस वी, ठीक है, बट हमने इसको 50 कर दिया है, देन हमने इंटू इसको 100 कर दिया। अब हम इसको निकालेंगे किसके, ये इसका फॉर्मूला होता है। ये आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझ लेना है, ये इसका फॉर्मूला होता है निकालने का। अब आप देखेंगे कि जैसे u है, ठीक है, तो u आपका प्रारंभिक जल का आयतन हो गया, और जो आपका b है वो आपका अंतिम आयतन हो गया। देन आप उसमें क्या करेंगे, हम उसे डिवाइड करते हैं, 50 से हम उसको डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने पे देन हम उसकी मल्टीप्लाई करेंगे। किस में करेंगे? हम उसकी मल्टीप्लाई करेंगे 100 में। ये आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो अब आप यहाँ पे आपको ये समझ लेना है, आपको पता है कि जब हम प्रतिशत निकालते हैं तो उसका 100 से हम लोग निकालते हैं, ठीक है। हम उसको किस तरीके से निकालते हैं कि अगर यहाँ पे आपका 25 है, ठीक है, तो 25 बट हम यहाँ पे 100 लिखेंगे क्योंकि हम इसका प्रतिशत निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको काफ़ी अच्छे से समझ लेना है। अब प्रतिशत को हम यहाँ पे इस तरीके से नहीं करके हम इसको 100 में करते हैं। आई होप आप सभी को काफ़ी अच्छे से पता होगा, क्योंकि आप सभी लोगों ने मैथ भी पढ़ी होगी, और मैथ में काफ़ी अच्छे से इसके बारे में समझाया जाता है। और जो मैथ के जो क्वेश्चन होता है ना, वो इसी तरीके से उसको सोल्यूशन उसका एक तरीके से उसको हम कर सकते हैं काफ़ी अच्छे से। और 6th क्लास की जो NCERT की बुक है मैथ की, उसमें आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। आपको पता है कि इस तरीके से हम इसको काफ़ी अच्छे से इसको निकाल सकते हैं, और हम अवशोषित जल का जैसे कि प्रतिशत निकाल सकते हैं, और प्रतिशत के कारण ही हम उसको 100 लिखते हैं, ठीक है। 100 का प्रतिशत भी हम उसको कहते हैं। ये आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझ लेना है। तो अब हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे मृदा और फसल के बारे में। आई होप ये आपको काफ़ी अच्छे से सारा समझ आ चुका होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में क्लियर कर लेना, ठीक है। लेकिन आपको मन में कोई भी डाउट नहीं रखना है, तो आप उसको क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में आप उसको क्लियर कर लेंगे। अब हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं मृदा और फसल के बारे में, जैसे कि आप सभी लोग यहाँ पे भी देख पा रहे होंगे। इससे पहले मैं एक बार आपको फिर से रिपीट करती हूँ, आपको वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। सॉरी गाइस। तो
आपको पता है कि भारत में विभिन्न प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। अब कितने प्रकार की पाई जाती है आपको पता है? मैंने आपको लास्ट वीडियो में मिट्टी के प्रकार के बारे में बताया था। जिसने मेरी वीडियो को देखा है उसको काफ़ी अच्छे से याद आ गया होगा कि हाँ मैम किस प्रकार की बात कर रही हैं, कौन कौन से मिट्टी के प्रकार होते हैं। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे हमने तो मैम की लास्ट वीडियो को देखा ही नहीं है। अब देखा नहीं है तो हमें तो पता भी नहीं है मिट्टी के प्रकार क्या होते हैं। तो आप सोचिए मत, आप जाइए और जानने से आप प्लेलिस्ट में वीडियो को देखें और मेरी लास्ट वीडियो को देखें। इससे आपका जो ये वाला पार्ट है 4 पार्ट, आप 3rd पार्ट को पहले देखें देन आप 4th देखेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो गाइस होता क्या है कि भारत में विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। हर क्षेत्र में मिट्टियाँ अलग अलग होती हैं और जो इनका निर्माण होता है वो शैल के कारण इनका निर्माण होता है और एक तरीके से तब वो अलग हो रहे हैं। उनके जो रंग होते हैं रंगों के कारण या फिर आप देखेंगे कि वायुमंडल में प्रभाव के कारण तो किसी न किसी तरीके से वो अलग हो रहे हैं। अब आप देखेंगे जो मृणमय मृदा होती है, ठीक है, जो मृणमय मिट्टी होती है, जो डुमटी मिट्टी होती है, आपका बलुई मिट्टी होती है, तो वो पाई जाती है भारत में। आप सभी लोग यहाँ पे भी देख पा रहे होंगे काफ़ी अच्छे से। तो आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझ के चलना है। जैसे कि कुछ क्षेत्रों में मृणमय मिट्टी, ठीक है, कुछ में आपकी डुमटी मिट्टी, जबकि कुछ क्षेत्रों में आपकी बलुई मिट्टी पाई जाती है। ये आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझ लेना है। आपको साथ के साथ बुक पे भी थोड़ा फोकस करके चलना है और जिसके पास बुक नहीं है अवेलेबल तो वो इस वीडियो में देख सकता है काफ़ी अच्छे से। एंड आप मुझे काफ़ी अच्छे से सुने तो आपका जो टॉपिक है वो काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम देखेंगे यहाँ पे कि आपका देखेंगे कि जो पवन होता है, ठीक है, पवन, वर्षा, आपका ताप होता है और आपका प्रकाश होता है, तो ये आर्द्रता द्वारा मृदा को प्रभावित होती हैं। ये आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझ लेना है। अब हम देखेंगे कि किस प्रकार की जो मिट्टी होती है कौन सी फसल के लिए अच्छी होती है। ठीक है, क्योंकि जो मिट्टी होती है वो किसका क्या क्या बेनिफिट होता है, वो कौन सी फसल के लिए अच्छी होती है। तो आप देखेंगे जो मृणमय मिट्टी है आपकी और जो डुमटी मिट्टी होती है तो वो गेहूं और चने की फसल के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट होती है, सबसे अच्छी होती है, उसकी खेती के लिए वो उपयुक्त भी होती है, काफ़ी उपयोगी होती है। ये आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझ लेना है क्योंकि आप देखेंगे कि उसमें जो जल की जो धारण की एक तरीके से क्षमता होती है वो ज़्यादा होती है और काफ़ी अच्छी भी होती है। और धान के लिए आप देखेंगे धान के लिए कौन सी मिट्टी की आवश्यकता होती है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है, कि ये जो धान की मिट्टी के लिए आपकी जो आवश्यकता होती है कि आप मृत्तिका, आपका जैव पदार्थ होते हैं तो एक तरीके से उसमें इसमें होता है आपकी मिट्टी की अच्छी तरीके से उसमें जल की जो मात्रा होती है वो भी एक तरीके से आदर्श होती है। और ऐसी जो मृदा होती है जिसमें आपके जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जो ह्यूमस होते हैं, उसकी अधिक मात्रा हो, जल की मात्रा भी अच्छी हो उसमें, तो धान के लिए वो काफ़ी उपयुक्त होती है। और आप देखेंगे कि मसूर की जो दाल होती है, ठीक है, मसूर की दालें होती हैं, अन्य काफ़ी सारी दाल होती हैं जो हमारे लिए काफ़ी उपयोगी होती हैं और एक तरीके से हमारे लिए संतुलित आहार होता है कि हम दाल ले रहे हैं, दाल रोटी ले रहे हैं, काफ़ी अच्छा ये भोजन है और इससे आपको काफ़ी प्रोटीन मिलता है। ये आपको यहाँ पे समझ लेना है, काफ़ी उपयोगी होता है। अब तब मसूर की दालें या फिर उससे अन्य दालें हमारे लिए उपयोगी होती हैं, तो ये तो हमारे लिए जानना और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया कि जो इसकी खेती होती है वो किस तरीके से होती है और इसके लिए कौन सी मिट्टी उपयोगी होती है। इसीलिए आपको वीडियो को एंड तक देखना है। ठीक है, तो क्या होता है इसकी जो डुमटी मिट्टी होती है आपकी, इसकी आवश्यकता होती है आपकी किसमें, मसूर की दाल होती हैं और उससे अदर दालों में, जिसमें जल की निकासी भी काफ़ी अच्छे से हो जाती है। ये आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझ लेना है। आई होप काफ़ी अच्छे से आपको समझ भी आ चुका होगा। अगर कोई डाउट रह गया है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में क्लियर कर लेना। अब हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे जो कपास है, ठीक है, कपास के लिए कौन सी मिट्टी की आवश्यकता होती है। तो कपास के लिए आपकी वलुई, अब आपकी वलुई हो गया और आपकी एक तरीके से दोमट मिट्टी होती है, तो ये काफ़ी अधिक उपयोगी होती है। किसके लिए होती है, कपास के लिए, जिसमें से जो जल की निकासी है वो भी काफ़ी अच्छे से हो जाती है और आपके जो पर्याप्त वहाँ पे आप देखेंगे कि
आप लोग यहाँ पे भी देख पा रहे हैं कि पर्याप्त परिमाण में आपकी जो वायु को धारण कर देती है, ठीक है। वो धारण भी आपकी वायु को भी धारण करती है और इससे काफ़ी सारे बेनिफिट्स आपको होते हैं। तो आपको ये सारी बातों को ध्यान से सुनना है और आपको अपने माइंड में फिट करना है। अगर आपको एक बार नहीं समझ में आता है तो आप उस वीडियो को सेकंड टाइम देखें, देन थर्ड टाइम देखें, लेकिन आपको समझना काफ़ी अच्छे से है। विभिन्न प्रकार की फसलों के लिए विभिन्न प्रकार की मिट्टियों की सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ये आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से ध्यान रखना है। आप देखेंगे, जैसे आप सभी जानते हैं कि भारत में रबी की फसल होती है, खरीफ की फसल होती हैं, अलग अलग मौसम के अनुसार वो होती हैं, अलग अलग मिट्टी में होती हैं। और ये आप सभी लोग भी काफ़ी अच्छे से जानते हैं। अगर हम मिट्टी का रूपांतरण करके देखें तो फसलों के लिए क्या होता है गाइस कि जो उनके पेड़ पौधे होते हैं वो सरवाइव कर पाएंगे। आपको पता है सरवाइव कर पाएंगे, तो उसका आंसर होगा वो लोग बिल्कुल भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे। अब आपको पता है कि क्यों सरवाइव नहीं कर पाएंगे, वो जीवित ही नहीं रह पाएंगे और जो उनकी फसल की जो पैदावार है ना वो भी एक तरीके से पूरी बेकार हो जाएगी और तो आपको समझ में ही नहीं आएगा। और तो फसल बेकार हो जाएगी तो फिर हम लोगों के लिए जो दाल है, जो विभिन्न प्रकार की दालें हैं, उनकी फसल हो रही है तो वो सब बेकार हो जाएगी। तो डैट मीन हम लोगों को दाल भी नहीं मिलेगी, हम लोग दाल भी नहीं खा पाएंगे। और तब दाल नहीं खा पाएंगे तो हमें प्रोटीन वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, हमें संतुलित आहार ही नहीं मिलेगा। फिर क्या होगा, हम कुपोषण के शिकार हो जाएंगे। तो ये सारी बातें आपको यहाँ पे ध्यान रख के चलना है कि फसल को अच्छा रखना और काफ़ी अच्छे अच्छे पौधे लगाना, ये हम लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। आप देखेंगे कि जैसे हम लेते हैं यहाँ पे गेहूँ, ठीक है, गेहूँ जैसी फसलें, तो उसमें क्या होता है, एक तरीके से महीन आपका जो मिड में मिट्टी होती है, मिडवी मिट्टी में वो उगाई जाती है। कौन उगाई जाती है? जैसे गेहूँ की फसल, क्योंकि वह एक तरीके से ह्यूमस, और आपका ह्यूमस का मतलब होता है आपका जो कार्बनिक पदार्थ होता है, ठीक है, से ह्यूमस से आपका समृद्ध एक तरीके से अत्यधिक और उर्वरक होती है। कौन होती है? जो मिट्टी होती है वो एक तरीके से उर्वरक होती है, काफ़ी उपयोगी होती है और उसमें कार्बनिक जो पदार्थ होते हैं उसकी काफ़ी ज़्यादा मात्रा होती है, मतलब काफ़ी अच्छी वो मात्रा होती है उसमें। और आप देखेंगे इसमें कि जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि शिक्षक हो गया, माता पिता हो गया, तो अपने अपने क्षेत्रों में जो किसान होते हैं वहाँ पे मृदा के जो प्रकार होते हैं और भी काफ़ी अच्छे से वहाँ पे वो कर सकते हैं। इसीलिए जो किसान होते हैं ना वो काफ़ी उपयोगी होते हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल होता है उनका हमारी लाइफ में, क्योंकि हर कुछ पॉसिबल हो पा रहा है। क्यों पॉसिबल हो पा रहा है? अगर किसान भी मेहनत नहीं करेंगे, वो लोग सिंचाई नहीं करेंगे, वो लोग फसल ही नहीं उगाएंगे, तो हम लोगों को भी कुछ भी नहीं मिलेगा। इसीलिए आप लोगों को भी सेल्फ डिपेंड बन के रहना है और हमेशा लाइफ में आगे करना है। अब आप लोग अपनी थिंकिंग को देखिए कि हम लोग किस तरीके से भारत को आगे बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से हम क्या कुछ अलग कर सकते हैं, ठीक है। जो चीज़ें हम बाहर से हमें अवेलेबल कराई जाती हैं, क्या वो चीज़ें हम अपने भारत में बना सकते हैं? अगर बना सकते हैं तो किस तरीके से हम कुछ यूनिक कर सकते हैं। इसीलिए आपको अपनी थिंकिंग को इस तरीके से बना के चलना है, ओके। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे गाइस अपर्दन के बारे में। व्हाट इज दिस अपर्दन? आपको पता है कि अपर्दन क्या होता है? कोई बात नहीं, अगर नहीं पता है वीडियो किस लिए बन रहा है? आप लोगों के लिए, क्योंकि तब तक हम किसी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा कि मृदा अपर्दन क्या होता है। अब मैंने भी तो पहले कभी पढ़ा था, इसीलिए मुझे पता है कि मृदा अपर्दन क्या होता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि मृदा अपर्दन क्या होता है, इसीलिए आपको वीडियो को एंड तक देखना है एंड वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है, ओके। इससे क्या होगा, मैं आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आऊँगी और अभी तो मैं आपको एनसीईआरटी पढ़ा रही हूँ, दैन मैं आपको स्टैंडर्ड बुक की भी वीडियोस लेके आऊँगी जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होंगी। सो आपको क्या करना है, लाइक, कमेंट एंड शेयर करना है। आपको पता है कि मृदा अपर्दन क्या होता है? आइए इसको जानने की कोशिश करते हैं। तो गाइस क्या होता है कि जल, पवन अथवा बर्फ के द्वारा जो मृदा होती है उसकी जो ऊपरी सतह होती है उसको क्या बोलते हैं हम, ठीक है, सतह का हटना होता है अपर्दन कहलाता है। आप सभी लोग यहाँ पे भी काफ़ी अच्छे से देख पा रहे हैं। एक बार इस पर अपना फोकस करिए, देन आप इसको काफ़ी अच्छे से समझ पाएंगे। तो होता क्या है गाइस कि आप तब इसको समझने की कोशिश करेंगे तो आप इसे काफ़ी अच्छे से समझ भी पाएंगे कि जो पादप होते हैं, ठीक है, पादपों की जो जड़ होती है मृदा को पकड़े रखती हैं, ठीक है। जो पादपों की जड़ें होती हैं वो मृदा को पकड़े रखती हैं और जो पादपों की अनुपस्थिति में क्या होता है, मृदा ढीली हो जाती है।
तब पादपों की अनुपस्थिति नहीं होगी। अनुपस्थिति का मतलब तब वो नहीं रहेंगे, तो मृदा क्या होगा, ढीली हो जाएगी। अब तब वो जो पादपों की जड़ है वो मिट्टी को पकड़ रही है, तो मिट्टी टाइट होगी, ठीक है, वो ढीली नहीं होगी। आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझने की कोशिश करनी है। आप यहाँ पे एक और बात देखेंगे कि इससे वह जो पवन है, ठीक है, पवन प्रवाही एक तरीके से जल के साथ बह जाती है। कौन, तब मिट्टी ढीली होगी तब पवन आएगा, ठीक है, तब आपकी बारिश आती है, तो जल होता है, ठीक है, तो जल के साथ जो मिट्टी है वो आपकी बह जाती है। आप एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ लाइक ऐसा कि कोई मिट्टी है ली है आपने और मिट्टी को उस पर आप घर के बाहर गली में रख दीजिए, ठीक है। आप अगर कहीं कहीं पे भी कोई भी मिट्टी रख दीजिए, जब बारिश आई, बारिश होने के बाद आप टाइल्स पे मिट्टी रखें, बारिश आई, बारिश होने के बाद जो आपकी मिट्टी वो जल के साथ के बहाव के साथ वो बह जाएगी। तो आधी मिट्टी आपको यहाँ मिलेगी, आधी वहाँ मिलेगी, मतलब यह है कि प्रॉपर वो आपको एक जगह नहीं मिलेगी, वो इधर से उधर बह जाएगी। तो आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझने की कोशिश करनी है। इसे ही क्या बोलते हैं, इसे ही मृदा का अपर्दन कहते हैं। मृदा का जो अपर्दन होता है वो मोस्टली मरुस्थल में या फिर आपका जो बंजर भूमि होती है ना, तो ऐसे स्थानों पे अत्यधिक होता है। ये आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझ लेना है। आपको पता है कि आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि मृदा अपर्दन क्या होता है। और आपको एक गुड न्यूज़ और, आपका जो आज का 8th जो आपका चैप्टर है ना 9th, वो कंप्लीट हो चुका है। आप लोग सोच रहे होगे पता नहीं हमने कितने पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया, अभी तक ये चैप्टर ही फिनिश नहीं हो रहा। पर डोंट वरी, अब तो चैप्टर फिनिश हो चुका है और आपको नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो मैं जल्दी ही लेके आऊँगी। इसीलिए आपको काफ़ी अच्छे से यहाँ पे पढ़ना है। एंड आप वीडियो को तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप एक दिन वीडियो को देख रहे हैं, आप एक दिन आपने फिर गैप किया, फिर आप थर्ड डे देख रहे हैं, आपका ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो थिंकिंग है वो मोस्टली डेवलप नहीं हो पाएगी, क्योंकि तब आप देखेंगे न्यू न्यू आप वीडियोस देखेंगे, ठीक है। तो इसीलिए आपका जो माइंड है वो भी बोलेगा कि हाँ मुझे तो आज साइंस की वीडियो देखनी है, मैं जाके पहले देखता हूँ कि मैम की वीडियो भी अपलोड हुई है नहीं हुई है। तो इसीलिए आपको वीडियो को कंटिन्यू देखना है और आपको गैप नहीं करना है बीच में, क्योंकि गैप करना अच्छी बात नहीं होती है और जो हमने पढ़ा होता है ना वो भी हमारे माइंड से उड़ जाता है। इसीलिए आपको कंटिन्यू देखना है, ओके। सो आज का हमारा वीडियो यहीं पे फिनिश होता है और हमारा चैप्टर भी फिनिश हो चुका है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर के बारे में नेक्स्ट डे बात करेंगे। इसीलिए आपको काफ़ी अच्छे से पढ़ना है। अगर आपका जो 7th क्लास है आपका, उसमें से आपका 1, 2 से लेकर अगर आपका 9 चैप्टर तक कोई भी डाउट रह गया हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में क्लियर कर लेना, साथ के साथ अपने डाउट्स को क्लियर करते चलना, क्योंकि एक साथ अगर हम किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर हम पर डे उसको डिवाइड करके चलते हैं, प्लानिंग के साथ लेके चलते हैं, तो काफ़ी अच्छा होता है। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। लेकिन लाइक, कमेंट एंड शेयर करने से पहले आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप इसको काफ़ी अच्छे से पढ़ें, देन आपको समझ आता है तो आप इसको लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। एंड लाइक करना, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। सो थैंक यू सो मच गाइस, आप लोग काफ़ी अच्छे से स्टडी कर रहे हैं एंड कैप बिल्कुल ना करें, डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है आपको, क्योंकि IAS पॉइंट की पूरी टीम आप लोगों के साथ है। अब आपका हर कदम जीत की ओर होगा, ओके। सो बाय बाय, टेक केयर।